ओके। एक छोटा सा प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। लिखिए 5 ग्राम ऑफ NaCl, 5 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 100 gram of water. यहाँ देखना है 5 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 100 ग्राम ऑफ 1000 ग्राम ऑफ वाटर. If density of solution is 0.997 ग्राम पर cc. एक मिनट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आप सब में से सबको पता है कि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है. वो वाटर का होता है, सॉल्यूशन का नहीं, राइट? हो सकता है कि वाटर में हम लोग सॉल्वेंट में सॉलिड कम इन एक बेंच में 2 ही कोशिश कीजिए बैठने का. और उठने में लेट हो गया था 4:30 वाला क्लास में, 4:30 क्लास में थोड़ा लेट हो गया था नहीं, तो वो डिस्कशन म्यूट करके करेंगे. राइट? यही ऐसा नहीं कि आपस में झगड़ा कर रहे हैं, सब लोग सुन रहा है, सब सुन रहा था आपका बात, मैं नहीं. सब लोग ऑनलाइन वाले बोल रहे थे कि क्या हो रहा है. आई थिंक ऑल ऑफ आप दोनों में से डिस्कस हो रहा था कि क्यों लेट हो गया, चलते हैं नहीं चलते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो मैं भी वही सुन रहा था बैठकर. चलिए, डेंस होता है भाई, मैं ही रहता हूँ ऑनलाइन, कभी कभी दिमाग स्लिप कर जाता है नहीं कि ऑनलाइन हूँ, राइट? अब कुछ फैमिली वाला बात करना स्टार्ट कर दिए, कोई वहाँ पे हैं तो बच्चा सुनेगा ना, ऑकवर्ड सिचुएशन होता है. इस ऑनलाइन का तो यही नेगेटिव है, आपके साथ भी हो सकता है. तो उसमें कोई किसी का बुरा नहीं मान रहा है, किसी ने किसी का आज तक बुरा नहीं माना, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए रहे, बट फिर भी अलर्ट रहते हैं. पीछे क्या चल रहा है दुनिया को नहीं बताना है, हम लोग तो अपना रूम बंद करके पढ़ा रहे हैं, राइट? तो इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.997 ग्राम पर cc, इसका मतलब इससे कंफ्यूज नहीं होना है. वाटर का अभी भी 1 ग्राम पर ml है, लेकिन ये सॉल्यूशन बन चुका है, राइट? तो उससे सॉल्यूशन बनने का तो उसका डेंसिटी अलग हो सकता है, करेक्ट? लिखिए कैलकुलेट मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. क्या क्या निकालना है? मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा. NaCl अभी के लिए कुछ चीज़ों पर मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए. NaCl सॉल्ट है, इट राइट? और किस रिएक्शन से सॉल्ट मिला है नहीं पता है. एक तो रिएक्शन पता है HCl + NaOH, बट जब तक रिएक्शन नहीं दिया हो तब तक सॉल्ट है. तो इस सॉल्ट में टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? 1. तो एक फैक्टर पढ़ाएंगे आपको मोल कॉन्सेप्ट में ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट, जिसको बोलते हैं नॉर्मलिटी फैक्टर. कौन सा फैक्टर? तो नॉर्मलिटी फैक्टर ऑफ सॉल्ट में जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है या जितना यूनिट निगेटिव चार्ज होता है उसी को हम बोलते हैं एन फैक्टर. ये अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए. इसका कितना रहेगा? 1 रहेगा, करेक्ट? और
नॉर्म बाद में डिराइव करेंगे। नॉर्मलिटी इक्वल टू एक फार्मूला भी होता है, n फैक्टर इंटू मोलरिटी, राइट। n फैक्टर इंटू व्हाट, मोलरिटी। तो अगर मोलरिटी नहीं, अभी के लिए इस फार्मूला को बस रटिए, बाद में इसको मोल कॉन्सेप्ट में डिराइव करके बताऊंगा, ठीक है, मॉर्निंग क्लास में। तो अगर मोलरिटी निकाल लेंगे और सॉल्ट का जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है वही उसका n फैक्टर रहेगा, तो इसमें कैसे निकालेंगे, n प्लस n Cl माइनस। तो कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 1, तो इसका n फैक्टर कितना ले लेंगे, 1। तो अगर मोलरिटी निकाल लें तो क्या नॉर्मलिटी बता पाएंगे, हो जाएगा। ओके एवरीवन, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि मोलरिटी ही निकाल लेते हैं। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या है, सिर्फ मोलरिटी का फार्मूला बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन पार्ट आपका रहेगा, बोलिए NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 35.5 प्लस 23 कितना, 58.5, 58, यहाँ तक समझ में आया है। और डिवाइड बाय हाउ मच मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 1000 ग्राम है ना, यही हो जाएगा इसका मोलरिटी, मतलब मोल पर केजी। पहला क्वेश्चन का आंसर बन गया। भाई सेकेंड क्वेश्चन क्या निकालना है, मोलरिटी निकाल लेते हैं, बट मोलरिटी का फार्मूला क्या है, मोलरिटी फार्म, देखिए इसको सबसे पहले लिखिएगा तभी आपको रिक्वायरमेंट पता चलेगा करना क्या है। तो मोलरिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट, ऊपर में मोल नीचे में लीटर, ओके। बट क्या आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, नहीं पता है, मतलब निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, ओके स्टूडेंट। तो सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए एक काम कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ देखते रहिएगा और डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, यस 5 ग्राम सॉल्यूट का 1000 सॉल्वेंट का, तो क्या 1005 ग्राम लिख सकते हैं, बट ऊपर में किस में लिखा है, ग्राम में। और डेंसिटी किस में दिया हुआ है, ग्राम पर ml, ग्राम 1 cc का मतलब 1 ml, 1 cc में का मतलब, तो यहाँ पे 0.997 ग्राम पर ml। बट अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में सो मेनी टाइम्स डेंसिटी नहीं दिया रहता है, समझे। तब उस टाइम पे आप 1 लीटर ही वॉल्यूम ले लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर भी लगाना, समझते रहे समस्या कहाँ पे होगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ये रहेगा 5 ग्राम ऑफ NaCl मिक्स विथ 1000 ग्राम ऑफ वाटर, देन फाइंड आउट द मोलरिटी, किसी पर्पज़ के लिए। तो उस टाइम पे क्या करना है, 1 लीटर ही ले लीजिएगा, ये तो सॉलिड है ना, तो उस टाइम पे ए ले लेना है, करेक्ट। लेकिन अगर दिया रहेगा डेंसिटी, तो डेंसिटी के हेल्प से वॉल्यूम निकालना है। दो बातें, नहीं दिया रहेगा तो हम लोग 1 लीटर इसको मान लेंगे, करेक्ट ना। बट ये सब बात आपको तब पता चलेगा जब प्रॉब्लम के थ्रू जाइएगा, खुद से नहीं पता चलेगा। जैसे हम लोग प्रॉब्लम को बना रहे हैं, यहाँ पे दो बातें हो गया, ओके सर इफ डेंसिटी इज नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम देन व्हाट, देन वी टेक द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर, जितना वाटर का वॉल्यूम रहेगा वही तो लिक्विड फॉर्म में था, एग्री। तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा, देखिए ग्राम और ग्राम कैंसिल, ml ऊपर चला जाएगा तो कितना, क्या इसको लीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे एवरीवन, कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे ना, तो लीटर कितना हो जाएगा 1.005 और डिवाइड बाय 0. इतना ही कर देंगे ना, 1000 डिवाइड करने का मतलब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये किस में हो जाएगा, लीटर में। इस वैल्यू को क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हो जाएगा ना, तो मोलरिटी निकल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट आपका, सर वही तो बात है कि 1 बनाने से तो लाइफ इजी रहता, बट वही चीज़ है। अब इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन ही रहेगा, तो अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं एग्जाम में तो बना सकते हैं अप्रोक्सीमेशन, बट फिर भी कर लीजिएगा। मतलब यहाँ से कुछ सिखाने के लिए दिया गया, कुछ तो नया कॉन्सेप्ट मिला। यहाँ पे बहुत आसपास है इसलिए 1 ले रहे हैं,
समटाइम्स नहीं भी तो रह सकता है आसपास वैल्यू। यहाँ पे 1005 है, समटाइम्स 1050 हो सकता है या 1100 भी हो सकता है। तो उस टाइम पे तो फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। हो गया, मोलरिटी निकल गया एवरीवन। तो मोलरिटी से क्या, यहाँ पे जो अभी मैंने एक फार्मूला दिया आपका इस बॉक्स में, बाद में इसको प्रूफ कर लेंगे या प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या यहाँ से इस फार्मूला का यूज करके नॉर्मलिटी निकाल लेंगे? तो नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा सर? नॉर्मलिटी यहाँ पे मोलरिटी के बराबर रहेगा, बिकॉज एन फैक्टर कितना है 1 इंटू वाट मोलरिटी। समझ गए? बट स्टूडेंट अगर आपका सॉल्ट ऐसा रहता तब एन फैक्टर कितना लिखते, जो आज मैंने ट्रिक बताया सॉल्ट के लिए। अभी एक ही लाइन बताया है, टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज? टोटल भाई, एक एल्युमिनियम का नहीं, उस पूरे सॉल्ट में टोटल यूनिट एक ही एल्युमिनियम है या 2 है, तो 1 एल्युमिनियम का +3, तो 2 का कितना रहेगा +1। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टोटल, क्या बोल रहे हैं? तो सो मेनी टाइम्स हम लोग बोलते रहते हैं लेकिन उस पर रुकते नहीं हैं। देखते हैं डिफ़ॉल्ट में आ गया +3, बट एक्चुअली है कितना +6 टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इज इट राइट? तो अगर ऐसा सॉल्ट रहता तो एन फैक्टर कितना लेते हैं 6 लेते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा एवरीवन। ये सारे वैल्यू हम लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज में होगा, लिखना है। लास्ट बेंच लिख लिया? ओके, अब थोड़ा ठीक से बैठिए, हम ऐसे बैठे रहते हैं प्रॉपर वे में, ऐसे नहीं कि हाँ ऐसे बैठे हुए हैं, थोड़ा लगना चाहिए ना स्टूडेंट टाइप। क्या बोले? चश्मा नहीं लगाते हैं? कम फ्रंट साइड। क्या प्रॉब्लम है, चश्मा नहीं लगाते हैं? चश्मा नहीं दिए, मतलब आंख खराब है ना, नर्व्स प्रॉब्लम है इसलिए। तो ऐसे कैसे क्लास, मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कैसे क्लास करते हो फिर? दिखाई दे रहे हैं, मतलब दिखाई दे रहे हैं सामने वाले से। प्रॉब्लम बताइए, उसके बाद अगर मैं कोऑपरेट नहीं करता हूँ तो बोलिएगा, क्योंकि मुझे सारे बच्चों को लेकर चलना है, किसी एक को नहीं। जो बच्चे पहले आएंगे वो अपना सीट लेंगे, उनको पीछे नहीं भेज सकता हूँ। राइट? मेरे पास पावर है, किसी का इंसल्ट करना हो जाएगा ना कि इनको उठा के पीछे भेज दें, ये पहले आए हुए हैं। चलिए यहाँ तक बन जाएगा प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इफ 20 ml ऑफ इथेनॉल, नेक्स्ट प्रॉब्लम, if 20 ml of ethanol density is mixed with, एक किसका डेंसिटी दिया हुआ स्टूडेंट? इथेनॉल के बाद लिखे हैं तो इथेनॉल का डेंसिटी रहेगा। राइट? मतलब अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि 20 ml ऑफ इथेनॉल और साथ में ब्रैकेट में दे दिया डेंसिटी, इसका मतलब दिस इज द डेंसिटी ऑफ, जैसे कैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल भराने के टाइम पे साथ में उसका डेंसिटी दिखाते रहता है, वैसे इथेनॉल अगर ले रही है तो उसके बगल में अगर डेंसिटी लिख, दिस इज द डेंसिटी ऑफ व्हाट, नहीं भी मेंशन किया मतलब इसके बारे में बोला गया है, इज मिक्स्ड with 40 ml of water, is mixed with 40 ml of water, density at 25 degrees C. The final solution has density, the final solution
हैज डेंसिटी ऑफ 0.9571 ग्राम पर ml. Full stop. Calculate the percentage change in total volume of mixing. Calculate the percentage change. Calculate the percentage change. पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकेंड क्वेश्चन, ऑल्सो कैलकुलेट मोललिटी ऑफ इथेनॉल इन द फाइनल सॉल्यूशन. ऑल्सो कैलकुलेट, लास्ट बेंच आवाज सुनाई पड़ रहा है. ऑल्सो कैलकुलेट मोललिटी ऑफ इथेनॉल in the final solution. Also calculate molality of ethanol in the final solution. ओके एवरीवन, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सर ध्यान सुनिएगा, वॉल्यूम चेंज क्यों होगा. पहला दिमाग में तो यह आया ना, वॉल्यूम क्यों चेंज होगा. इसका 40 ml, ऐसा कितना ml है 20, करेक्ट. 40 ml इथेनॉल का 20 ml वाटर का था, टोटल कितना वॉल्यूम 60 ml. तो सर फाइनली तो 60 होना चाहिए था. बट मान लेते हैं कि ऐसे सोचिए, ये चीज़ हम लोग का सिलेबस का पार्ट है, यही पढ़ाने वाला हूँ अभी सबसे पहले. ऐसा हो सकता है कि ए और ए सॉलिड मॉलिक्यूल है, राइट, और बी ए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है. और जब तक मिक्स नहीं किए हैं तो ए और ए के बीच में जो अट्रैक्शन है और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है, आफ्टर मिक्सिंग ए और बी के बीच में, तो इसकी अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी और अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए, अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी और अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी अगर इक्वल रहेगा तो जितना डिस्टेंस पे इसका मॉलिक्यूल है उतना ही डिस्टेंस पे बी का मॉलिक्यूल रहेगा और उतना ही डिस्टेंस पे क्या रहेगा ए एंड बी. बट अगर इसका अट्रैक्शन इन दोनों के अट्रैक्शन से अगर ज़्यादा हो गया देन तो आफ्टर मिक्सिंग पास आ जाएगा. आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा. अब पास होने का मतलब तो सर ये ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इथेनॉल है CH2 CH3 CH2OH और यहाँ पे H, इसका रीजन बाद में भी पढ़ सकते हैं. हो सकता है इसके साथ H बॉन्डिंग हो गया हो, तो दो इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में जितना अट्रैक्शन है उससे ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकता है कि इथेनॉल का वाटर के साथ हो जाए. तो उस केस में जितना आफ्टर मिक्सिंग इट माइट भी ऐसा हो सकता है कि इथेनॉल और वाटर का वॉल्यूम थोड़ा क्या हो जाए, एक्सपैंड नहीं करे, कंप्रेस हो, थोड़ा कम हो जाए, ऐसा हो सकता है. या सम टाइम्स ऐसा होगा कि 1 लीटर 1 लीटर मिलाए और नज़र आ रहा है 2.2 लीटर, जादू हो गया, राइट. मिलाए कितना 1 लीटर एंड 1 लीटर, तो होना चाहिए था कितना, बट ऐसा भी हो सकता है 2.2 लीटर. उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन. कौन सा डिविएशन, आप लोग पढ़े हुए हैं लेकिन इसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं. और अगर कम हो गया तो क्या बोलते हैं, नेगेटिव डिविएशन. और इक्वल रहा देन क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन. सर तो गैस के जैसा हो गया, गैस में भी तो होता है आइडियल गैस और फिर आइडियल गैस, एक होता है रियल गैस, नॉन आइडियल. नॉन आइडियल में भी दो, पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन, करेक्ट. तो सॉल्यूशन में भी होगा. तो अभी हम लोग क्यों हो रहा है इस पर नहीं फोकस करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है. बट मिक्स करने का वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा, क्या मास कम ज़्यादा होगा, मास कम ज़्यादा नहीं होगा. तो क्या कांस्टेंट रहेगा, मास. इसका मतलब बिफोर मिक्सिंग टोटल मास मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर मिक्सिंग टोटल मास, करेक्ट. मास पे फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम पे फर्क
पढ़ सकता है। कुछ ऐसा बात कर रहा हूँ कि मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत आराम से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि नीट में तो बिल्कुल फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन आता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बट जब पढ़ रहे हैं तो बोर्ड में तो आएगा ही, नीट में भी आएगा, जेईई मेन में भी आएगा, एडवांस में भी आएगा। तो दोबारा तो इसको ख़त्म करूँगा नहीं, तो बहुत आराम से लाहे लाहे धीरे धीरे करके सब कुछ कवर करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 50 ग्राम गैस है, करेक्ट। इसको अगर वॉल्यूम को कम करेंगे और अगर यहाँ पे लीकेज नहीं है तो मास कितना रहेगा, 50 ग्राम ही रहेगा। बट वॉल्यूम तो कम हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या था इसको सॉल्व करने का, कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास बिफोर मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, टोटल मास आफ्टर मिक्सिंग, करेक्ट है ना। चलिए, तो जो भी निकालना है उसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग को निकालना क्या है। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए तो टोटल वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग इक्वल टू व्हाट, 40 + 20 इक्वल टू कितना ml, 60 ml, राइट। और टोटल मास, टोटल बिफोर मिक्सिंग, तो टोटल मास बिफोर मिक्सिंग के लिए क्या यहाँ देखिए ये लिख सकते हैं, हाउ मच मास ऑफ इथेनॉल निकालेंगे ना, प्लस मास ऑफ वाटर, इज इट राइट। तो मास ऑफ इथेनॉल बिफोर, अब यहाँ पे इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टोटल मास आफ्टर मिक्सिंग, एम टोटल आफ्टर मिक्सिंग, समझ गए। बट मिक्स होने के बाद मिथेनॉल और वाटर अलग रहा या मिक्स हो गया, सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इसका मतलब है एम बिफोर, यहाँ देखिए एम आफ्टर। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इनटू डेंसिटी ऑफ इथेनॉल, बिफोर का मैं बात कर रहा हूँ। मास ऑफ इथेनॉल के बदले क्या ये लिख सकते हैं एवरीवन, तभी आगे बढ़ूंगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ तक सही है। इक्वल टू क्या ये बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें इस पूरे इक्वेशन में एक किसके बदले मैंने लिख दिया, आफ्टर। यहाँ से यहाँ तक ओनली अननोन इज व्हाट, भाई वॉल्यूम इथेनॉल का दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते रहिए, कितना ml, 20। डेंसिटी भी दिया हुआ है इथेनॉल का, वॉल्यूम किसका दिया हुआ है, वाटर का, डेंसिटी भी किसका दिया हुआ है, वाटर का। वॉल्यूम किसका दिया हुआ है, सॉल्यूशन का दिया हुआ है, नहीं सॉल्यूशन का निकालना है। डेंसिटी किसका दिया हुआ है, तो क्या यहाँ से निकल जाएगा, सॉल्व कीजिए फर्स्ट। जाके बोल के आइए। आज के बाद प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना है। मतलब अगर आपको ठंडा लगता रहेगा, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, आराम से उठकर वहाँ पे जाके बोल के आ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा एक फ्लो चलता रहता है भाई पढ़ाने का, उसमें डिस्टर्ब कीजिएगा, आपका हैम्पर हो जाएगा पढ़ाई। और एसी अगर कम चलता है तो उसमें मेरा ही बेनिफिट है, 2 पैसा बचेगा, इसलिए मैं दिल से चाहूँगा कि थोड़ा कम चले। इस बात के लिए मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। कैलकुलेट करके प्लीज़ वॉल्यूम बताइए, ये नहीं कि सर कर लेंगे, हो जाएगा। एग्जैक्टली कितना वॉल्यूम आता है, बट यूनिट का ख्याल रखिएगा। अगर यहाँ देखिएगा वॉल्यूम, अगर यहाँ पे ml में और यहाँ पे ग्राम पर ml में, यहाँ पे ml ग्राम पर ml और यहाँ पे ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम भी ml में ही आएगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा।
यही बात तो वेदांत को भी सिखा रहे थे पिछले क्वेश्चन में। मैंने क्वेश्चन में ये दिया रहेगा आपके मेन एग्जाम में, क्या बोलिएगा सर चेंज कर लें डेटा, तो क्वेश्चन एग्जाम में जो गार्डिंग करता रहेगा वो क्या बोलेगा आपसे। मैंने क्वेश्चन जानबूझ के दिया ना कि ताकि आपको कैलकुलेशन फास्ट हो, ये जानबूझ के दिया हुआ होगा। density of solution is already given na, the final solution has the density of 0.9571, last one, yes, final solution. कितना हो जाएगा? हाँ किनका आंसर है? अच्छा फाइनल, तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लिए हैं? फाइनल वॉल्यूम तो है 58.16, यस 58.16 ml। ओके, इसका मतलब है सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हुआ है, एक्सपेंड किया या कॉन्ट्रैक्ट हो गया है? कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी 12th पास करके आए हैं ये कौन सा डिविएशन रहा होगा? निगेटिव। कौन सा डिविएशन? निगेटिव है, ठीक है। चलिए, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, निकल जाएगा। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ पे डेल्टा वी का ये ले लीजिएगा इनिशियल इनटू, तो यहाँ पे क्या हो, एक किसका परसेंटेज निकाला मैंने? परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम। क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम निकाला या परसेंटेज डिक्रीज? चेंज जो है, लेकिन यहाँ पे चेंज करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल निगेटिव में आ जाएगा, तो ये परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, करेक्ट। कितना हो जाएगा? 60 माइनस 58.1 और डिवाइड बाई 60 इंटू 100। ये आएगा क्वेश्चन भाई, ये प्योर आपका चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ देखिए, व्हाट अबाउट, इसी क्वेश्चन में मोलैलिटी क्या होता? तो मोलैलिटी के लिए क्या लिखिएगा? मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ, यहाँ पे सॉलिड किसको मानिएगा, सॉल्वेंट किसको मानिएगा? सॉल्यूट मानेंगे इथेनॉल को और सॉल्वेंट मानेंगे वाटर को। डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। भाई मास ऑफ इथेनॉल तो निकाल चुके हैं, यहाँ देखिए क्या निकाले थे? दिस इज द मास ऑफ इथेनॉल, राइट। तो क्या यहाँ पे ये लिख सकते हैं मास ऑफ इथेनॉल और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल? इसके बदले है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल कितना? ये हो गया 17, अरे कितना हो जाएगा? 24 प्लस 5, यही देखिए सही लिखा। तो 22 प्लस 24 कितना? 36, सॉरी इथेनॉल का 46। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल और डिवाइडेड बाय क्या मास ऑफ वाटर निकाल लेंगे यहाँ से? 60 ग्राम नहीं पकड़ना है, 40 ग्राम नहीं पकड़ना है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है ना, वहाँ से निकालना है, नहीं तो ऐसे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। कितना था? 39.88। इतना ही लिखा है या किसी से डिवाइड करें? 1000 से डिवाइड करेंगे, केजी है ना, वेरी गुड। बाकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे आप लोग। क्या ये वैल्यू निकल जाएगा? ये वैल्यू दिस वन। ड्रॉपर बैच के बच्चे ये सब कुछ दोबारा पढ़ाऊंगा मॉर्निंग क्लास में, ये दोबारा रिपीट होगा, ठीक है। अभी जितना हो समझ पाते हैं उतना कैरी ऑन कीजिए, करेक्ट।
इसको हटाया जाए। ओके स्टूडेंट, इसी का मोलरिटी भी तो निकाल सकते हैं। मोलरिटी का क्या डेफिनेशन है? नंबर ऑफ मोल्स, फाइनल मोलरिटी ऑफ इथेनॉल। किसका निकाल रहे हैं मोलरिटी? भाई कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूट को बताते हैं। किसका बताते हैं? कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, सॉल्यूट का सॉल्यूशन में। तो मोलरिटी लिखने का मतलब है कि मैं इथेनॉल का बता रहा हूँ, बट लिख भी देते हैं मोलरिटी ऑफ इथेनॉल, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? इथेनॉल, और डिवाइड बाय वॉल्यूम किसका पकड़ते हैं? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 60 लें या 58 लें? फाइनल वॉल्यूम, राइट। तो 58.1 और डिवाइड बाय, ऊपर में मोल तो नीचे में लीटर, ऊपर में मोल तो नीचे में, ऊपर में मिली मोल तो नीचे में एम। क्या कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग? ठीक है, पक्का? सर मैं भी कर लूँगा, कर लीजिएगा कैलकुलेशन। तो देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ तक के बाद आपसे एटलीस्ट मोलरिटी, नॉर्मलिटी या मोल फ्रैक्शन, ये सब आप परसेंटेज, वेट बाय वेट, इसका मोटा मोटी कॉन्सेप्ट क्लियर है। इतना से मेरा काम चल जाएगा। 12th क्लास के बच्चे हो जाएगा ना? पक्का? भरोसा किया जा सकता है? और बाकी ड्रॉपर के बच्चे को बिल्कुल घबराना ही नहीं है। सुबह क्लास में दोबारा मैं पढ़ाऊँगा एकदम 0 लेवल से। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी आपको लग रहा है ना कि टाइम ज़्यादा है, जस्ट बैच स्टार्ट हुआ है, ऐसे टाइम निकल जाएगा। हम लोग का 1.5 साल निकल गया, राइट। इन लोग का 1.5 साल निकल गया, पता चला कि कल ही आए हैं, ऐसा लगता है कभी कभी। इधर 6 मंथ 7th मंथ निकलते ही देर नहीं लगेगा। अगर सिंसियरली आप तैयारी करते हो तो वीक का वीक निकल जाता है। मेरा तो कब संडे आता है पता ही नहीं चलता है। संडे ऐसे पास हो जाता है, लगता है कि अभी तो संडे आया था, क्योंकि हर दिन क्लास चल रहा है, इतना इन्वॉल्व है चीज़ें में, क्लास ले रहे हैं, सुबह शाम तक क्लास ही चल रहा है। देखते हैं मेरा एक्टिविटीज़, क्लास जब ब्रेक लेता हूँ ना तो ब्रेक में भी पढ़ता हूँ। हर क्लास में अलग एक्टिंग ना, कैसे फेज चेंज होता है, फिजिक्स से केमिस्ट्री, फिजिक्स से, अब फिजिक्स में पैरेलली डिफरेंट बैच में एक साथ कम से कम तो 5-6 चीज़ चलता रहता है। सारे बैच को मिला दिया जाए 11th 12th एंड ड्रॉप पर, सुबह शाम मिलाकर, तो पैरेलली 7 चैप्टर चलते रहता है फिजिक्स का। और केमिस्ट्री का भी पैरेलली 8-9 चैप्टर अलग अलग बैच में। मतलब बिल्कुल बैलेंस होना पड़ेगा, हर एक चीज़ आपको रटा हुआ रहना चाहिए। कितना पढ़ते रहिएगा, टाइम नहीं है। सीक्वेंस देखना होता है, पढ़ना थोड़े होता है। आप पढ़ाने के लिए निकल गए हैं, पोडियम पे आ गए हैं, सीक्वेंस। बट अगर सीक्वेंस नहीं देख के आएंगे तो एक्टिंग ख़राब हो जाएगा। बाद वाला डायलॉग पहले बोल दीजिएगा, अब पहले वाला डायलॉग मैच नहीं कर पाएगा। ओके एवरीवन, तो देखिए अब मैं ऑफिशियली बिल्कुल प्योर इस चैप्टर में इन करने जा रहा हूँ। अभी तक मैं जो पढ़ा रहा था वो मोटा मोटी मोल कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन का बात कर रहा था, बट बिकॉज ये इसी का पार्ट था, इसके बिना आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आता, इसलिए मैं 2 क्लास से इसको लेकर चल रहा था। ठीक है, अब लिखिए, आपको याद है कि इंट्रोडक्शन क्लास में ऐसा इंट्रोडक्शन किए थे, सॉल्यूशन का मतलब क्या, सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस, कितना तरीके से हो सकता था मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एक तरीका तो बताए थे ना, याद है आप लोग को, सॉलिड क्या हो, सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या हो सकता है। पहला तो एक तरीका ये हो सकता है, एक एग्जाम्पल देते रहिए। इंट्रोडक्शन क्लास का मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, इसमें इंट्रोडक्शन किया था ऐसे। कोई एक एग्जाम्पल, वेरी गुड, NaCl इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज भी तो सॉलिड ही रहता है। तब सो मेनी एग्जाम्पल, ये तो बहुत फेमस है एग्जाम्पल, एक तो एक रहेगा। और मोस्टली जितना भी आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, इसी चीज़ के लिए पढ़ना है, दूसरे के लिए नहीं।
ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूट क्या रहता है? सॉलिड। और सॉल्वेंट क्या रहता है? लिक्विड। और सॉल्यूट रहता है नॉन वोलेटाइल, बोले मेरे साथ। और सॉल्वेंट क्या रहता है? वोलेटाइल। तो ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैलिड फॉर दिस कॉम्बिनेशन। क्योंकि होता क्या कि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते रहते हैं, लेकिन किस सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं पता ही नहीं है। इस कॉम्बिनेशन के लिए पढ़ते हैं जिसमें सॉलिड क्या रहता है? सॉलिड नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट क्या रहता है? लिक्विड वोलेटाइल, मतलब फॉर दिस कॉम्बिनेशन। और क्या हो सकता है स्टूडेंट? बताइए वोलेटाइल क्या होता है? एक मिनट। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल वोलेटाइल का मतलब जो वेपर में जा सकता है, इट राइट? वोलेटाइल का मतलब क्या? जो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। सर कैसे? तो लिक्विड तो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिड हो सकता है नहीं हो सकता है? आइस क्यूब देखिएगा, आइस क्यूब, तो आइस क्यूब में देखिएगा कि लिक्विड भी बनते रहता है, वेपर भी बनते रहता है। बड़ा बड़ा आइस क्यूब में देखिएगा। और सबसे डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड, सबसे बढ़िया एग्जांपल कपूर, पूजा में यूज करते हैं। मैं उसी चीज़ से बचना चाह रहा था जो आप बोल रहे थे, इंग्लिश बोलने से, इसलिए मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोला है कपूर। उसको मैं सही से उच्चारण नहीं कर पाता हूँ, मेरा कुछ वीक पॉइंट है, कुछ वर्ड लोग को लेकर, और वहाँ पे एम्बेरस मोमेंट नहीं हो, तो इसके लिए उससे बच के निकलना चाहते हैं। वो मैं मार्क किया हूँ कौन कौन सा वर्ड में ऐसा है, लेकिन फिर भी बच्चे समझ जाते हैं, जैसे आप समझ गए। तो कपूर उसको हिंदी में बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं? कम्फोर, कैम्फोर, ओके। नेफ्थलीन टैबलेट डायरेक्ट, तो सॉलिड से डायरेक्ट अगर हम लोग वेपर में जाएंगे उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से उसमें एक फेज का, यहाँ देखिएगा एक फेज का उसमें गैप होता है। कौन सा फेज? कहाँ पढ़ाए थे ये बात? थर्मोकेमिस्ट्री में, राइट? देखिए क्लास करते रहना चाहिए। यहाँ देखिए कुछ स्टूडेंट के साथ मेरा बहुत इमोशनल बॉन्डिंग है, उसमें एक अभिज्ञान भी है, मतलब डांटते भी हैं, कभी प्यार से समझाते भी हैं। चल रहा है पिछले 2 साल से, 1.5 ईयर से, बट मैं कभी हाथ नहीं छोड़ता हूँ किसी स्टूडेंट का, एकदम लास्ट तक लगे रहिए। अगर सच में साथ देखिए, तो टीचर का है ना माइंडसेट है, जैसा आप क्लास में देख रहे हैं वैसा नहीं हूँ भाई, बड़ा सॉफ्ट हार्टेड हूँ, बड़ा इमोशनल इंसान हूँ। बट यहाँ पे क्लास में थोड़ा टफ होना पड़ता है, सिस्टम चलाना है, कैटलिस्ट को रन करना है, नहीं तो कोई भी आके गाना गा के चल जाएगा, और नहीं तो एसी को बंद करके गुड बाय लिख के चला जाएगा मोबाइल से। कल आए थे सुबह में देखा कि एसी चल नहीं रहा है, तो कोई एक होता ना EMI का मोबाइल आता है, किसी को ठंडा लग रहा है, बंद कर दिया, लिख दिया गुड बाय। किसने किया? इस बैच का बात नहीं है, दूसरे बैच का ही, मैं पिछले साल का ड्रॉपर बैच का ही बात कर रहा हूँ। EMI से बंद कर देता था, उसको लिखा गुड बाय। उनको समझ में नहीं आ रहा कि उन्हीं को कष्ट होगा, मेरे तो फैन हैं ही, इसको नहीं चलाते हैं। चलिए इसका कोई एग्जाम्पल बताइए। अभी तो देख रहे थे इथेनॉल इन वाटर, इतना सो मेनी एग्जाम्पल है। ये दोनों कॉम्बिनेशन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बताइए, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है, अंडर द हेडिंग हेनरी लॉ। इस चैप्टर में अंडर द हेडिंग हेनरी लॉ ये है, ये भी पढ़ना है। और गैस प्लस सॉलिड ये भी होता है, NiH2। और इन केमिस्ट्री में इतना बार लिखते रहते हैं NiH2 एडजॉर्प्शन। कौन सा? या बहुत सारा ऐसा सॉलिड है जिसके अंदर वॉइड रहता है, वहाँ पे जाके गैस फंस जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैस प्लस सॉलिड। ये भी तो होता है सॉलिड प्लस सॉलिड, लेनार कैटलिस्ट, राइट? प्लेडियम, बेरियम, सब कुछ भी 2 सॉलिड पाउडर है, राइट? एक थोड़ा एक ज़्यादा, सीमेंट प्लस बालू, बेस्ट एग्जाम्पल। मिक्स कर रहे हैं, बाद में वाटर मिला रहे हो, तो तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया। सीमेंटिंग भी आपका सिलेबस का पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सीमेंटिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, देखते हैं सीमेंटिंग करते हैं तो उसके बाद पानी डालना पड़ता है, नहीं तो क्रैक हो जाएगा, उसको ठंडा करते हैं। एक्सोथर्मिक है ना, हीट निकल रहा है,
तब जाकर सही से वो जम पाएगा, उसका हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तब तो रिएक्शन पूरा होगा। ऐसा नहीं कि आज प्लास्टर किए आज रिएक्शन खत्म हो, रिएक्शन चल रहा है भाई, 5-6 दिन में कवर होगा, तो 5-6 दिन तक उस पर पानी डालते रहना पड़ेगा, दैट्स वाई 100% एब्जॉर्ब कर सके, राइट। चलिए तो इन सब एग्जाम्पल को, तो अभी सब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ना है, इस एग्जाम्पल को मैं लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सा सॉल्यूशन? लिक्विड। लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज स्टूडेंट आप जो भी बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। मेरा कॉम्बिनेशन क्या है? अब यहाँ से सीरियस हो जाइए। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और एक कौन सा फॉर्म? लिक्विड। ये भी कौन सा फॉर्म? लिक्विड। और जिसके लिए मैं डील कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, बोथ आर, इसको मैं पूरे इस अगला 2-3 क्लास तक पूरे चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में एक हम लोग सिंबल फिक्स कर देते हैं। सॉल्यूट को ए से इंडिकेट करूंगा और सॉल्वेंट को बी से। तो सॉल्यूट मेरा ए है और सॉल्वेंट मेरा बी है, एंड बोथ आर वोलेटाइल। मैंने क्या बोल दिया? नॉन वोलेटाइल या बोथ आर वोलेटाइल? वोलेटाइल मतलब वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। अ सेकेंड, बोथ आर, क्या लिखे हैं? मिसेबल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बोथ आर कंप्लीटली इमिसेबल? इमिसेबल का मतलब साथ होकर भी साथ में नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड, कोई भी चीज़ 100% आइडियल नहीं होता है जो बोलते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल अगर केरोसिन ऑयल, ये भी पढ़ना है अभी, इसका मतलब सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड है। किस सेक्शन के लिए मैं क्या बात कर रहा हूँ? उसमें मैं दोनों को क्या माना हुआ अभी? बोथ आर वोलेटाइल एंड बोथ आर मिसेबल, मतलब दोनों एक दूसरे में कंप्लीटली होमोजेनियसली मिक्स हो जाएगा, राइट। लेकिन एक सेक्शन ये भी लेंगे कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल बट बोथ आर इमिसेबल, ये भी हम लोग को पढ़ना है। तो इमिसेबल का मतलब ये हुआ कि दो लिक्विड लिए हुए हैं, लाइक केरोसिन ऑयल प्लस वाटर, अब मिक्स कर दिए, मिला दिए, कुछ देर के बाद देखिएगा कि लेयर बन जाएगा, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा वो नीचे रहेगा, और जिसका डेंसिटी कम रहेगा वो ऊपर आ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। बट ऊपर से अगर ऑयल को हटा भी देते हैं तो वाटर में थोड़ा सेंट बचा रहेगा केरोसिन ऑयल का, मतलब थोड़ा मिक्स हुआ है लेकिन ज़्यादा मिक्स नहीं हुआ। बट फिर भी आइडियली हम लोग क्या मान लेंगे? इमिसेबल। बट क्या 100% इमिसेबल का ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा? थोड़ा तो मिक्स होगा, बट पेपर वर्क के लिए हम लोग क्या मानेंगे? जो हेडिंग लिखेंगे उसी को मानेंगे। तो अभी मैंने क्या बोला? बोथ आर वोलेटाइल एंड बोथ आर मिसेबल। अब लिखिए एक लाइन, यहाँ से टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है। एक लाइन लिखे तो, ए सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, पॉइंट बना के लिखिएगा, ए सॉल्यूशन is homogeneous mixture of two or more substances. A solution is homogeneous mixture of two or more substances, comma, a component which present in excess amount, a component which are present in excess amount are generally called solvent. A component which are present in excess amount are generally called solvent, and which are present in a small quantity are called solute. Present in a small quantity, less amount, which are present in less amount are called solute. एक और पॉइंट, अच्छा ऐसा स्टूडेंट, किसी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है तो उसको कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? बाइनरी।
लेकिन 3 रहेगा तो ट्राइनरी, राइट। लेकिन जनरली हम लोग 2 सॉल्यूशन बाइनरी के लिए पढ़ेंगे, बट ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सॉल्यूशन में KCl भी रहेगा, NaBr भी रहेगा, कोई बात नहीं, तो सबके लिए हम लोग एक साथ काम करेंगे, बट जनरली बाइनरी सॉल्यूशन को लेकर चलते हैं। देखिए, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली 2 कंपोनेंट, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली 2 कंपोनेंट आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं हुआ है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस कॉम्बिनेशन के लिए पढ़ेंगे? इस कॉम्बिनेशन के लिए। अभी हम लोग स्टार्ट क्या किए हैं? एक कॉम्बिनेशन, करेक्ट। ये भी आपका सिलेबस का ही पार्ट है, और ज़्यादा इससे ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, दिस वन इज मच मोर कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब लिखिए वेपर प्रेशर। व्हाट इज द डिफरेंस मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, डिफिनेशन बोलिए। बिल्कुल बोल सकते हैं, जो दिमाग में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए, बहुत आराम से देखने का रिक्वायरमेंट है। डायग्राम बनाइए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ए है लिक्विड और ए मैं लिखवाऊंगा वेपर प्रेशर का डिफिनेशन। ये मेरा है क्लोज कंटेनर, राइट। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लोग एक फिक्स लेवल पे लाके यहाँ पे T कांस्टेंट किए हैं। क्या कांस्टेंट किया है? टेम्परेचर कांस्टेंट। और याद है आप लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाए हैं, या कुछ लोग पढ़ कर आए होंगे थोड़ा बहुत। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। तो भाई इक्विलिब्रियम इसके बीच में भी तो होता है। यहाँ से आप लोग देखिएगा, लिक्विड कन्वर्टेड टू फेज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। लिक्विड कन्वर्टेड टू वेपर, लिक्विड कन्वर्टेड टू व्हाट? तो अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वेपर भी लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और इसको ध्यान से, अगर आप खाना बनाते हुए, प्रेशर कुकर नहीं, एक होता है ना जिसमें चावल बनाते हैं लेकिन उसमें प्रेशर नहीं, कुकर नहीं है, हैंडल नहीं लगाते हैं, ऊपर से कुछ बस ढक देते हैं, उसको हटाइएगा तो वहाँ पे पानी का बबल्स निकलेगा। इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का डिफरेंशिएशन हुआ कि एट द टाइम, वैसा टाइम जिस टाइम पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। उस टाइम पे लिक्विड का वेपर उस लिक्विड के अपर सरफेस पे जितना प्रेशर डेवलप करेगा, उसी को डिफाइन किया गया है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट का मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट। इज इट राइट? तो डायग्राम बनाइए और ये डायग्राम बनाइए और लिखिए। बट उसके लिए कंटेनर शुड बी ओपन या क्लोज्ड। भाई ओपन रहेगा तो वेपर क्या, यहाँ ओपन रहेगा तो पूरा लिक्विड ही उड़ जाएगा, एग्री, वेपर बनते हुए। अगर ये वोलेटाइल है तो टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल एक बाल्टी में पानी रखते हैं, ठीक है सर, एक दिन में तो नहीं उड़ा भाई, 10 दिन के बाद देखिएगा उसका रेट ऑफ वेपराइजेशन, वोलेटाइल कैरेक्टर कम है, बट अगर 20 दिन तक ओपन कंटेनर और आगे छोड़ दीजिएगा, ऑब्वियसली धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, वेपर बनते बनते ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल रख देंगे तो ओपन करके जल्दी क्या 2 आवर में ख़त्म हो जाएगा, राइट। हाईली वोलेटाइल है, एग्री। इसका मतलब डिपेंड करता है कि अगर उसके लिए फिर भी अगर ख़त्म नहीं हो तो क्या करते हैं, टाइट करते हैं, क्लोज कंटेनर। तो कोई भी लिक्विड अगर वोलेटाइल लिक्विड है तो उसके लिए वेपर प्रेशर डिफाइन करने के लिए पहला कंडीशन, योर कंटेनर शुड बी क्लोज।
और जिस टाइम पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन अगर इक्वल हो जाएगा तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और उस टाइम पे इसका जो प्रेशर का वैल्यू रहेगा, वो प्रेशर जितना इसके अपर सरफेस पर डेवलप करेगा, उसी को हम लोग आज के बाद क्या नाम देंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिफाइंड एट एनी टाइम या एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है ना? लिखिए आप एक लाइन डायग्राम बनाने के बाद। When a liquid is kept in closed container, when a liquid kept in closed container, it evaporates and convert to the vapor phase. It evaporates and convert to the vapor phase, comma, after some time the liquid and vapor, after some time liquid and vapor reaches at equilibrium point. After some time liquid and vapor reaches at equilibrium point. After some time liquid and vapor reaches at equilibrium point। इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा, इट मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हो जाता है, इस यहाँ से यहाँ तक जाने का रेट और यहाँ से यहाँ तक आने का रेट डिफरेंट या सेम। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इट मीन्स इंपॉर्टेंट है। तो लिक्विड और वेपर का ट्रांसफॉर्मेशन, वेपर फेज डिफाइन करने के लिए क्या बोल सकते हैं, ब्रैकेट देखे, रेट ऑफ व्हाट, बोलिए भाई, इवोपरेशन बोल सकते हैं, वेपोराइजेशन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ कंडेंसेशन। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिए एट दिस स्टेज, कॉमा देने के बाद, एट दिस स्टेज द प्रेशर exerted by vapor of liquid, at this stage the pressure exerted by vapor of liquid, the pressure exerted by the vapor of liquid on the surface of liquid, on the surface of liquid is called vapor pressure of liquid, is called vapor pressure of liquid, is called vapor pressure of liquid। हो गया ना? अब तो एकदम डिफिनेशन क्लियर कट पता है। आज के बाद कोई पूछेगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को डिफाइन करने के लिए, डिफाइन कर लीजिएगा। ओके, अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखिए, आप जो लिख रहे हैं उस डायग्राम को भी नहीं बनाना है, चीज़ों को एकदम कोर में समझेंगे। ऑनेस्टली बोलिएगा ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट, यहाँ देखिए, पक्का ऐसा ग्राफ मिला होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, मिला है? यहाँ पे सॉल्वेंट का, यहाँ पे सॉल्यूशन का, या ऐसा ग्राफ मिला है कहीं पे? हाँ या ना? ऐसा ग्राफ डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, डेल्टा टीएफ के लिए एनसीईआरटी में मिला होगा कि सर ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया हो रहता है। ऐसा भी ग्राफ मिला होगा, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्कूल में ख़त्म कर दिया हो गया तो ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, राइट? और ऐसा भी, ऐसा ग्राफ क्यों हुआ सर? एनसीईआरटी में ऐसा ही था इसलिए। नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि ग्राफ ऐसा ही क्यों हुआ? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते,
हम कोर में जा रहे हैं कि ग्राफ का शेप ऐसा ही क्यों हुआ, करेक्ट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम इसी दिन के लिए तो पढ़े थे या पढ़ेंगे। और ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट कुछ कुछ चीज़ों पे मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा अभी आपको, ठीक है। जो चीज़ ऐसे तो इतना तो आप लोग से होप कर ही सकते हैं कि थोड़ा बहुत केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के आए होंगे, ज़्यादा नहीं पढ़े हैं तो। याद है यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं केपी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और केपी इक्वल टू क्या होता है, और जब हम लोग केपी डिफाइन करते हैं तो उस टाइम पे लिक्विड का और सॉलिड का प्रेशर को 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो यहाँ पे केपी इक्वल टू व्हाट, बोलिए भाई, प्रेशर ऑफ वेपर। क्या बोलिएगा? प्रेशर ऑफ, यहाँ पे प्रेशर ऑफ लिक्विड लेंगे क्या, वेपर। गैस के रेस्पेक्ट में लिक्विड का प्रेशर को क्या मान लेते हैं? 1। जीरो तो रहता है, बोलते जीरो हैं, बट इक्वेशन में लिखने के टाइम पे क्या मानते हैं? 1। क्या इसको फर्स्ट इक्वेशन माना जाए? ओके। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू। और यहाँ पे जो डेल्टा एच लिखेंगे, उस डेल्टा एच का नाम क्या रहेगा? सर हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या समस्या है? यहाँ से यहाँ तक आने को क्या बोल रहे हैं? कौन जो प्रोसेस होगा उसी के नाम से तो बोलिएगा। क्या प्रोसेस हो रहा है? लिक्विड से वेपर। तो इस हीट डेल्टा एच को क्या बोलेंगे? हीट ऑफ वेपर, डेल्टा एच वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे? डेल्टा एच वेपर। आराम से चलेंगे स्टूडेंट, घबराने की बात नहीं है। और डेल्टा एच वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी देना पड़ेगा, राइट। और यहाँ से यहाँ आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। तो इसका साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। और 1 मिनट, ऐसा एक इक्वेशन ही केमिकल इक्वेशन पढ़े हैं लास्ट क्लास में, और 12th क्लास के बच्चे तो ना बोल ही नहीं सकते हैं, जस्ट पढ़ाया हूँ, राइट। इस इक्वेशन का नाम क्या? यस। बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा नहीं। दिस इज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन, केमिकल काइनेटिक्स, राइट। कोई बात नहीं है, यहाँ से एक्चुअली यहाँ से ही आया है। आपने सही बोला, बट यहाँ पे क्या था? ये था 1 डायरेक्शन के लिए, बट ये था दोनों डायरेक्शन कंबाइंड इफेक्ट। तो इस इक्वेशन का नाम है वांडर्फ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? वांडर्फ इक्वेशन। तो एटलीस्ट इसको जान रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से ही आया है। तो अभी के लिए ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट क्या करेंगे, मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए, ऐसा इक्वेशन होता है कहाँ पे? केमिकल इक्विलिब्रियम में। और यहाँ पे के लिए क्या लिखेंगे? के यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वहाँ पे क्या था? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट। यहाँ पे क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इक्वल टू ए ई टू द पावर ए ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच। बट हम लोग जिस प्रोसेस के लिए काम करना चाह रहे हैं वो तो डेल्टा एच वेपराइजेशन है। तो डेल्टा एच का साइन क्या रहेगा यहाँ पे? पॉजिटिव बाई आर टी। इज इट राइट? एंड एक इक्वेशन ये हुआ। क्या इसके बदले क्या हम लोग, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट के का और ए का यूनिट डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? ए यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग को पढ़ाया गया है कि साइन के अंदर, एक्सपोनेंशियल के अंदर, लॉग के अंदर यूनिटलेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो भाई ए तो हो गया पूरा यूनिटलेस। क्या हो गया? तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया? जो यूनिट के का रहेगा वही किसका रहेगा? ए का। तो यहाँ पे के और पी का यूनिट डिफरेंट है, सेम है। तो इस प्रोसेस के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो के का यूनिट प्रेशर और ए का यूनिट क्या रहेगा? और क्या हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड के बदले पी लिखते हैं? हाँ ना, बोलते ही नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड के बदले क्या पी लिख सकते हैं? पी। और ए के बदले पी नॉट कर देते हैं। किसी एक टेम्परेचर पे रहेगा वैल्यू पी नॉट, ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर टी। बातों को समझना है। तो फ्रॉम फर्स्ट इससे बहुत सारा क्वेश्चन आगे इस चैप्टर में हेल्प होगा, थोड़ा नहीं, भयानक हेल्प होगा इससे।
तो P इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर टी। दिस इज द रीजन कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालते हैं तो देखिए मैंने वहाँ पे क्या कर दिया, एट ए गिवन टेम्परेचर क्या लिखे हैं, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वही प्रेशर रहेगा या प्रेशर चेंज हो जाएगा, वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। वजह टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे ज़्यादा वेपर बनेगा और टेम्परेचर कम करेंगे तो कम वेपर। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इज इट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आर सेम एट ऑल टेम्परेचर या इट इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंजेज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो आज के बाद किसी भी देखिएगा किसी क्वेश्चन में, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो एट ए टेम्परेचर दिया रहेगा, मतलब वो उस टेम्परेचर का वैल्यू है, राइट। अब यहाँ देखना है, ध्यान से देखिए, इसके अंदर वेरिएबल अगर फॉर ए गिवन लिक्विड का मतलब मैंने क्या फिक्स कर दिया, डेल्टा एच वेपराइजेशन। जैसे हम बोल दिया फॉर ए गिवन लिक्विड मतलब लिक्विड फिक्स, और लिक्विड फिक्स मतलब डेल्टा एच वेपराइजेशन फिक्स। तो वेरिएबल के नाम पे क्या होगा एवरीवन, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो P का वैल्यू, मेरे तरफ देखने से कोई फ़ायदा नहीं, बोलना आप ही को है भाई। टेम्परेचर इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं, क्या समस्या है, नहीं लेकिन एनालाइज तो स्टूडेंट को ही तो करना पड़ेगा। T ज़्यादा तो A कम, और A कम तो A कम। क्यों कम, क्यों कम, क्योंकि सर एक्सपोनेंशियल 2.7 होता है। ऐसा भी तो हो सकता था कि बेस 1 से कम रहता तो काम उल्टा हो जाता, राइट। बट यहाँ पे बेस क्या है, 1 से बड़ा। तो T ज़्यादा तो A कम, तो ये भी क्या हो जाएगा कम, तो A क्या हो जाएगा ज़्यादा। मतलब ओके, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज व्हाट फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। बट आपका इक्वेशन क्या, सर्किल है, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो ग्राफ भी क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल रहेगा। दिस इज द रीजन कि ऐसा ग्राफ बनता है, समझ गए। ऐसा नहीं कि सर ऐसा था एनसीईआरटी में, दिस इज द रीजन कि ग्राफ कैसा रहेगा, वैसे रहेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन तो पक्का पता है कितना टाइप का, इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग विथ कांस्टेंट स्लोप। तो इसको आप मेरे पर ट्रस्ट कर लीजिए, आप नहीं तो घर पे जाके क्रॉस चेक करते रहिएगा। तो एक ऐसा फंक्शन है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज है, प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। यही रीजन है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ ऐसा ग्राफ बनाएगा, ठीक है। इसलिए ग्राफ ऐसा दिया रहता है, चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हो या डिप्रेशन इन लिक्विड का वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा रहेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू विच इक्वेशन, दिस इक्वेशन, ठीक है। ठीक है ना, इसको हटाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट यहाँ पे P2 एट टेम्परेचर T2, यहाँ देखिएगा। अब P1 एट टेम्परेचर T1 मान सकते हैं। लेट अस सपोज प्रेशर एट ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T2 इक्वल टू P2 एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T1 P1 है। तो क्या बोल सकते हैं, P2 बाई P1 इक्वल टू क्या लिखें, फास्ट। तो P0 तो कैंसिल हो जाएगा, इसको तो कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो P2 बाई P1 इक्वल टू कितना लिखा जाए, इतना टाइम लगेगा स्टूडेंट, RT2 R डिवाइड बाई ये तो लिखेंगे RT1, राइट। देन P2 बाई P1 इक्वल टू E टू द पावर फर्स्ट माइनस जो कॉमन ले सकते हैं डेल्टा एच बाई आर, क्या हो जाएगा 1/T2 या 1/T1,
अच्छा, माइनस को अंदर कर देंगे तो 1/T1 माइनस 1/, अब सही है। चलिए दोनों तरफ लॉग लीजिए, बेस ए, टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस ए, टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस ए। अच्छा, ये तो पक्का आपको प्रॉपर्टी पता होगा, ये जानते हैं लॉग में पावर और बेस सेम होता है तो वैल्यू 1 होता है। कितना होता है? 1। और अगर ऐसा रहेगा तब कैसा लिखिएगा? a के पावर b, तो b बाहर आता है, राइट? वेरी गुड। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो फिर से बचेगा क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने यहाँ इसको क्या बोला? इसको बोला दोनों तरफ क्या लेने के लिए? लॉग। अब बेस कितना लेने के लिए बोला? ऐसा कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? लॉग या ln? हाँ, लॉग बेस ई कर देंगे, ln लिख देते हैं। ln लिखने का मतलब डिफॉल्ट में होता है मैं बेस ई लिख रहा हूँ, ठीक है? तो ln बाद में लॉग कर लेंगे, P2/P1 इक्वल टू ln e टू द पावर डेल्टा h/r 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसके पीछे छुपा हुआ है एक e, राइट? तो अगर इसको ऐसे अगर लॉग के टर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा P2/P1 लॉग e डेल्टा h/r 1/T1 माइनस 1/T2। क्या इसको बाहर लेकर आया जाए और ये वैल्यू 1 कर दें तो, और लॉग ln को अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303। ये तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो आज के बाद रटेंगे। 2.303 लॉग P2/P1 इक्वल टू डेल्टा h/r, करेक्ट? 1/T1 माइनस 1/T2। ये भाई कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला डेरिवेशन है, लॉग K2/K1, राइट? तो लॉग P2/P1 इक्वल टू डेल्टा h/2.303। इसका कहीं पे रिक्वायरमेंट हो सकता है। अब सोचे कि इतना पढ़ा दिए तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना? यहाँ तक हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया? हो गया एवरीवन? अब लिखिए, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। किसका? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसका रिक्वायरमेंट होगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसी के जैसा एक लॉ था फॉर पार्शियल वॉल्यूम, एमंगट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। डाल्टन ने किसके लिए? उसी के जैसा एक लॉ पढ़ने वाले हैं, रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट? तो दोनों को मिलाएंगे हम लोग, तब जाकर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हेडिंग क्या बनाया है? आप में से किसी को ये पता, डिफिनेशन पता है व्हाट इज द लॉ ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? एनीवन? बोलिए। एकदम बिल्कुल बिना घबराए हुए, जो आपको मतलब लैंग्वेज नहीं बनाना है सर। यस, मतलब कहने का सेंस है कि पूरे गैस मिक्सचर ऑफ गैस का टोटल प्रेशर इक्वल टू सबका इंडिविजुअल प्रेशर, प्रोवाइडेड
वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट, एक कंडीशन था उसका, राइट। देखिए बहुत सो मेनी टाइम्स ऐसा होता है, ये मेरे साथ भी होता है कि लैंग्वेज बनाने के चक्कर में मेन चीज़ छूट जाता है। वो मैटर नहीं करता साइंस में, मैटर करता है कि आप एक्चुअली क्या बोलना चाह रहे हैं, रिप्रेजेंट क्या करना चाह रहे हैं। देखिए अगर मुझसे पूछिएगा तो सर आप क्या चाहते हैं, कैसे पढ़ाना चाहते हैं, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ जिसमें किसी को श्योरिटी गारंटी दे सकता हूँ जो एवरेज स्टूडेंट है कि हाँ रिजल्ट हो जाएगा। मेरा तो दिली को ऐसा हो नहीं पा रहा है कि ज़्यादा नहीं 30 या 40 ऐसा स्टूडेंट रहे जिसको 2 साल में पढ़ाऊँ। कितना दिन? 2 ईयर, एकदम 10 से फ्रेश वाला। जो 10th के बाद जो फ्रेश आता है ना, बिल्कुल फ्रेश, उसके पास बहुत एनर्जी रहता है ना। 12th करते करते थोड़ा टायर्ड हो जाता है, क्लास आते जाते ऐसा होता है भाई, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है। ट्यूशन करते करते टीचर का मोटिवेशन सुनते सुनते बोल जाते हैं, हर टीचर अपना आते हैं गाना गाते चले जाते हैं, मुझे भी पता है। तो वो चलते रहता है, बच्चे भी बोलने लगते हैं। बट मैं एक सोच रहा हूँ, आई डोंट नो कब ऐसा होगा कि 30 या 40 ऐसा स्टूडेंट मिले जिसको बस कोई प्रेशर नहीं हो बोर्ड वगैरह का, वो आके बोले सर मुझे बस IIT करना है या नीट करना है, और उसको वीक में 6 डेज पढ़ाऊँ, सुबह से लेकर 2 बजे डेली 2 साल तक। तब जो मेरे माइंड में कहीं चलता है कितना कुछ कवर होना चाहिए, एक एक चीज़ पढ़ाया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। अभी तो भागम दौड़ रहता है ना, 4 क्लास 5 क्लास रिक्वेस्ट करते रहते हैं क्लास ज़्यादा कर लीजिए। नहीं लगता कि उसमें कितना बवाल का तैयारी होगा। जिस तरीके का मैं अपने पास पोटेंशियल रखता हूँ पढ़ाने का या डिलीवर करने का, या जिस लेवल पे प्रॉब्लम को डिस्कस करने का, सब कुछ 100%, 1% कमी नहीं रह सकता है उसमें। बट वैसा उस माहौल नहीं है, सर्कमस्टांसेस नहीं है, तो बस सोच सकते हैं। ड्रॉपर में आते हैं तो ड्रॉपर के बच्चे पहले से ही जल्दीबाजी में रहते हैं, एडमिशन से पहले ही पूछते हैं सिलेबस कब ख़त्म होगा। ये आपको नहीं बोला, सबका होता है, मतलब सिलेबस कब खत्म हो। कभी कभी तो अभी तो कम से कम आप लोग का बैच 12th क्लास के बच्चे बहुत सपोर्टिव और कोऑपरेटिव हैं। आप में से किसी ने नहीं पूछा कि सर सिलेबस कब ख़त्म होगा। ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक मोरली सपोर्ट है। अदरवाइज जब ऑफलाइन क्लास चलता था ना कोरोना से पहले, तो कुछ पेरेंट्स बोलते थे नवंबर तक सर ख़त्म हो जाएगा। बोले ये साइंस है, ऑर्गेनिक है, मजाक नहीं है। पहले तो मैं बहुत घबरा जाता था, नवंबर, ये भाई नवंबर तक तो माहौल ही बनता है, रिएक्शन स्टार्ट होता है, राइट। नवंबर में ही बोलते हैं ख़त्म हो जाएगा, कैसे ख़त्म होगा, मैं तब घबरा जाता था। फिर मैं रिप्लाई ही करना बंद कर दिया, और उसके बाद मैंने अपना एक स्ट्रेटजी अपनाया। एडमिशन के टाइम पे बोलता था 20 जनवरी को ख़त्म होगा, उससे पहले मत पूछिएगा, लेट होगा देर होगा वो मेरा हेडेक है। कितना जनवरी? 20 जनवरी। और न्यू बैच जो आते थे, इसमें कोई एक न्यू बैच का है ना, आपको भी शायद एडमिशन के टाइम पे यही बोला गया होगा, 25 जनवरी कैलकुलेटेड है, उसमें मैं ख़त्म कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा क्लास लगा के कुछ भी करके और सब कुछ पढ़ा कर। बट उससे पहले तो चमत्कार नहीं हो सकता है। कितना बड़ा सिलेबस है भाई, समझ रहे हैं। तो बहुत कुछ आदमी काम करते करते सीखता है, बैच बाय बैच। क्योंकि हम लोग को वीक में 3 डेज, वो भी एक क्लास 2.5 आवर का 14 मंथ ऑर्गेनिक पढ़ाया गया था। 14 मंथ वीक में 3 डेज। आज आप जो आज राकेश सर को देखते हैं कि हाँ इतना ऑर्गेनिक में डेप्थ था, या जो बहुत पढ़ाया गया है ऑर्गेनिक हम लोग को, समझ रहे हैं। वीक में 3 डेज 2 साल, मतलब 14 मंथ बहुत बड़ा टाइम होता है। और उसमें भी एक क्लास 2.5 आवर 3 आवर का होता था। वीक में 4 क्लास फिजिक्स का 15 मंथ और एक क्लास 3 आवर का 8 बजे से 11 बजे तक, सुबह 8 बजे से। सर 3 आवर कैसे पढ़ते थे भाई? 3 आवर पता नहीं चलता था कैसे स्लिप कर गया। 500 बच्चों का बैच और पिन ड्रॉप साइलेंट, और 3 आवर, मैं जिस टीचर का बात कर रहा हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। 3 आवर ऐसे पता चलता था, मतलब एकदम सब लोग खो जाता था फिजिक्स में। जिस टाइम हम लोग पढ़े थे उस टाइम उनका एज था 75 ईयर्स। वो 5-10,000 IIT प्रोड्यूस कर चुके थे। उनके लिए IIT प्रोड्यूस करना बहुत, मतलब अभी देखे ना आप, तो एक रिजल्ट देखे होंगे अभी UPSC का टॉपर
पहला जो टॉपर है अख्तर सर का स्टूडेंट फिजिक्स से है। एक ट्वीट हुआ होगा ना उसमें, एक और स्टूडेंट का ट्वीट कि हाँ ये भी इससे पहले टॉप किया है। वो अख्तर सर का स्टूडेंट फिजिक्स से टॉपर था, फिजिक्स से, फिजिक्स लेकर। तो बहुत सारा चीज़ है जी, उस टीचर का मैं बात करता हूँ। और यू कांट बिलीव कि अभी तो आप इतना बढ़िया क्लासरूम देख रहे हो ना, इसको मैं स्मार्ट ही बोल सकता हूँ, ख़राब नहीं बोल सकता हूँ। इसमें पेंट किया हुआ है वाइट वॉशिंग, लग रहा है ना सब कुछ चमक दमक, ब्राइटनेस। भाई उस अख्तर सर क्लास में इन कर जाते हैं स्टूडेंट, अगर गलती से इन कर जाते तो एडमिशन नहीं लेते। लगता कि मतलब ये भूत बंगला है। क्लासरूम उसको कोई बोल ही नहीं सकता है। मतलब पहला बार जो प्लास्टर किए ना वो वाइट वॉशिंग ही नहीं करवाए थे, पीछे 30 ईयर से वही चल रहा है। और बोर्ड के नाम पे वही होता ना ब्लैक बोर्ड, जो रियल में बोर्ड, राइट, जिसे चौक पे लिखते हैं वही है। और पोडियम बस सीमेंट का बनाया हुआ है। और यकीन करेंगे जितना आप लोग बैठे हुए हैं उतना खिड़की पे खड़ा होकर क्लास करता था। ये रियल बात बता रहा हूँ। जितना आप बैठे हुए ना क्लासरूम में उतना है। तो सर क्यों एडमिशन लेगा? एडमिशन ही नहीं होगा, एडमिशन उसका मजबूरी है लेना। क्यों लेगा की बात ही नहीं है। एडमिशन हो गया तो भगवान से दर्शन हो गया। तो और टीचर नहीं है, नहीं है। जिस क्लास से आप पढ़ना चाहते हैं वो सिंगल पीस ही हैं। तो वहाँ पे फिजिक्स अगर एडमिशन ले तो सिर्फ IIT नहीं कीजिएगा, फिजिक्स का नॉलेज हो जाएगा, फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। तो वो सब टीचर का वहाँ पे मैं सीट लूटने के लिए हम लोग जाते थे। बड़ा फनी टाइप का लगता होगा, सीट लूटने के लिए। आज वो टर्म निकल गया इनके लिए। मतलब सीट यहाँ पे फिक्स नहीं है ना किसी का, माइंड मत कीजिएगा। मैं थोड़ा सा इस तरीके से होने से थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। मुझे नहीं पता है ना कि क्या पैटर्न है। मुझे भी प्रॉब्लम है आई साइटनेस का, मतलब मुझे भी चीज़ नज़दीक का नज़र नहीं आता है। लेकिन मैं चश्मा लगाता हूँ बट लगा नहीं पा रहे हैं, थोड़ा लेजी हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं डॉक्टर से। और क्लास टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए एक दिन टाइम निकालना पड़ेगा। सोच रहे हैं शंकर नेत्रालय में जाएँ, यहाँ पे अच्छा है। तो 4 बजे भोर में उठ कर जाते थे सीट लूटने के लिए। डिवाइड के 4 ग्रुप था, डिवाइड कर लेते जाकर मेरा कॉपी रख देना, वही याद आ गया अभी। तो ऐसा सीजन 4 बजे भोर में तो सर वहाँ पे ग्रिल, और 5 बजे नमाज़ पढ़ने का टाइम होता है सर का। तो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते थे, उस टाइम पे ही गाली देना स्टार्ट करते थे स्टूडेंट को, सोने भी नहीं देता है। और सर सोते थे 2 बजे। बहुत हम लोग से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते थे। और उनके रूम में देखते थे कि सर बैठ के नहीं पढ़ते थे। एकदम नालंदा विश्वविद्यालय नाम सुने होंगे पहले का, इंडिया का MIT एक ही तो है, पहला था जहाँ पे फॉरेन से लोग आके पढ़ते थे। बिहार में है नालंदा। तो वहाँ पे था बैठ कर नहीं, खड़ा होकर पढ़ने का सिस्टम। ऊपर से ऐसे बेंच लगा हुआ है, ऐसे हैंग किया हुआ है, और खड़ा होकर। तो सर उसी स्टाइल में पढ़ते थे खड़ा होकर। और हम लोग डाउट पूछने के जाते थे तो भाई कितना गोदरेज खाली फिजिक्स का बुक था। तो मैं देखकर पागल हो गया था। 7-8 गोदरेज सिर्फ फिजिक्स का बुक का। उसमें से एक आध दो मैं बहुत लो लेवल का बोलता हूँ, यूनिवर्सिटी फिजिक्स, उससे बहुत ऊपर लेवल का। वो पढ़ाते थे, PhD के बच्चों को पढ़ाते थे, क्लास लेते थे क्वांटम मैकेनिक्स का। इसलिए बहुत हाई लेवल के टीचर से पढ़ा हूँ। ये होता ना कि चलते फिरते टीचर, वैसे से नहीं पढ़ा हूँ, बहुत हाई लेवल के टीचर से। तो उनके लिए इरोडो मिनिमम रेफरेंस था। और जो इरोडो का फर्स्ट इंडिया में सोल्यूशन निकाले उनका नाम है अभय कुमार। देखा इरोडो को सोल्यूशन में वो सर का ही स्टूडेंट हैं। इसलिए पटना में जो भी अच्छे टीचर फिजिक्स का हैं सब सर का स्टूडेंट हैं। अब तो सर इस साल ही कोरोना में उनका देहांत हो गया, बड़ा जानकर दुख हुआ। मतलब हम लोग के लिए तो बहुत ही कर सकते हैं आइडियल। क्या कमाल का फिजिक्स पढ़ाते थे। दोबारा लाइफ में उस टाइप का 2 टीचर जैसा मैंने दोबारा मुझे लाइफ में कहीं टीचर नहीं मिला। एक DK सिंह और एक अख्तर सर, वन ऑफ द बेस्ट। ओके, हम लोग को टाइम लगेगा, 20-25 साल पढ़ाएंगे तो शायद 10% उनका आ पाएगा। तो कहाँ तक पहुँच गया था स्टूडेंट? तो ये तो फार्मूला याद रहेगा ना, log P2/P1 इक्वल टू वाट, डेल्टा H/2.303R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। अब थोड़ा एक रिवीजन करते हैं। इसका रिक्वायरमेंट होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ, ऐसे तो इसको हम लोग गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे, राइट। यहां देखिएगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एक किसके लिए दिया गया है, लिक्विड के लिए या गैस के लिए? फॉर गैसेस। यहां पे स्टूडेंट 2 गैस है, बहुत ज़्यादा यूज होगा, ध्यान से देखिएगा। गैस A एंड गैस B।
इसका नंबर ऑफ मोल्स Na है, इसका नंबर ऑफ मोल्स Nb है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा? Na प्लस Nb। यस, तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकाल लेंगे? Nb बाई Na प्लस Nb। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का फर्स्ट लॉ क्या है? देखिए, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस is the sum of individual pressure of each component, is the sum of individual pressure of each component. But what is the condition? At constant volume and temperature. इसका यहाँ देखिएगा, at constant volume and temperature का मतलब है कि सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे अगर अकेले ए रहता, बी नहीं रहता, क्या रहता? अगर सिर्फ ए रहता तो अकेले जितना वो प्रेशर क्रिएट करता उसी को इंडिविजुअल प्रेशर बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर? एट सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ओनली प्रेशर डेवलप बाई ए। तो ओनली प्रेशर डेवलप एक का मतलब कुछ टाइम पे बी को ऑप्शन करके सोचिए कि अगर बी नहीं होता और सिर्फ यहाँ पे ए होता जिसका नंबर ऑफ मोल Na होता, तो सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे जितना प्रेशर ए क्रिएट करेगा वही उसका क्या कहलाता है? पार्शियल प्रेशर या इंडिविजुअल प्रेशर। करेक्ट। सेम फॉर बी। इसका मतलब है कि टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। बट ए बात बोलने के लिए ए का प्रेशर और बी का प्रेशर जब मेजर करेंगे तो दोनों के लिए भी और टी डिफरेंट रखेंगे या सेम रखेंगे? सेम रखेंगे। करेक्ट। ये है फर्स्ट लॉ। और यहां देखेंगे, ये तो सबको पता होगा पक्का, पीवी इक्वल टू वाट? ये तो बहुत फेमस है, पीवी इक्वल टू, तो भाई पी टोटल, तो एन क्या लिखेंगे? एन टोटल, पी टोटल। तो अब भी और टी तो सेम ही रखना पड़ेगा। ओके एवरीवन, तो सिर्फ मुझे ए का प्रेशर चाहिए सेम इक्वेशन से। बोलिए। वॉल्यूम क्यों सेम रखेंगे सर? चेंज तो अभी पिछले क्वेश्चन में जो किया था उसमें चेंज हो गया था। पिछले क्वेश्चन में कौन सा? 58.16 वो वाला क्वेश्चन। वो लिक्विड प्लस लिक्विड का बात था, यहाँ पे हम लोग गैस का बात कर रहे हैं, राइट। और प्लस यहाँ पे मैंने कंडीशन फिक्स कर दिया कि ए के लिए अगर बी नहीं रहेगा और सिर्फ ए रहता तो सेम वॉल्यूम रखना है, अगर ए नहीं होता सिर्फ बी होता तो बी के लिए भी क्या रखना है? सेम वॉल्यूम। और टोटल प्रेशर जब निकालेंगे तभी क्या रखना है? सेम वॉल्यूम। ठीक है, उसके लिए मैं डाल्टन्स लॉ को डील कर रहा हूँ। करेक्ट। तो यहाँ देखिएगा, तो टोटल पी वी इक्वल टू एन, इसी क्वेश्चन का यूज करें। टोटल प्रेशर के लिए टोटल प्रेशर इंटू वी इक्वल टू वाट? NT/RT। पी ए वी इक्वल टू वाट? तो यहाँ पे सिर्फ ए का प्रेशर, तो नंबर ऑफ मोल भी किसका लेंगे? एक का। बट दोनों के लिए भी और टी, यहाँ का भी और टी और यहाँ का भी और टी डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्या पी बी भी इक्वल टू लिख सकते हैं? NB/RT। ये थर्ड इक्वेशन। करेक्ट ना? ओके स्टूडेंट, इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट डिवाइड कीजिए। डू इट फास्ट। इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट डिवाइड करेंगे, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? VRT कैंसिल हो जाएगा। क्या लिखिएगा? PA/PT। बोलिए भाई। PA/PT इक्वल टू व्हाट? NA/NT। और NA/NT है क्या? कैंसिल क्या हुआ? R तो कांस्टेंट ही है, R तो कांस्टेंट, उसको तो कैंसिल होना ही था। V और T क्यों, दोनों का क्यों कैंसिल हुआ? वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रखे हैं तब कैंसिल हुआ, राइट। इसको तो ये जो आया इसमें कंडीशन क्या है? V and T कांस्टेंट। इसको क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोल सकते हैं? तो PA/PT इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इज इट राइट? दिस इज कॉल्ड व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अभी जस्ट डिफिनेशन बोला। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है? NA/NT। इसको रट लेना है।
देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू कितना रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट अगर टोटल प्रेशर पता रहेगा, अब मोल फ्रैक्शन पता रहेगा, तो क्या पी ए निकाल लेंगे इस फार्मूला से भी, बट इसके लिए कंडीशन क्या, बी एन टी कॉन्स्टेंट। इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, थर्ड को अगर फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो पी बी बाई पी टी इक्वल टू वाट, एन बी बाई एन टी। तो क्या यहां से बोल सकते हैं पी वी इक्वल टू, इसके बदले मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू वाट, व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट। तो एक्चुअली यही सेकेंड लॉ है, ये क्या है, डाल्टन सेकेंड लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन सेकेंड लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, लिखिए, सेकेंड लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, partial pressure of any component of gas directly proportional to mole fraction of that component. अगर मेरे पास ith कंपोनेंट है तो डायरेक्टली इक्वल टू व्हाट, xi, व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, xi into what, total pressure. It is very important to note that कि मिक्सचर ऑफ गैस में हर कंपोनेंट के लिए टोटल प्रेशर तो सेम रहेगा, हर कंपोनेंट के लिए टोटल प्रेशर क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा गैस है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो सबका अपना इंडिविजुअल प्रेशर भी रहा होगा, पर सबके लिए टोटल प्रेशर तो 1 atm, टोटल प्रेशर क्या रहेगा रूम का, 1 atm। वैसे यहाँ पे ए और बी, तो ए के लिए टोटल प्रेशर अब बी के लिए टोटल प्रेशर डिफरेंट या सेम, सेम, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या रहेगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स आई इंटू पी टी, बट ए लिखने बात बोलने के लिए वी एन टी इज कॉन्स्टेंट। तो देखिए यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा, और हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है पता है, लिक्विड प्लस लिक्विड, क्या चल रहा है, एंड बोथ आर वोलेटाइल, और क्या, यस जो पढ़ रहे हैं उसको समझना है कि पढ़ क्या रहे हैं, बोथ आर वोलेटाइल एंड बोथ आर इमिसिबल, फिर पढ़ेंगे बोथ आर वोलेटाइल एंड बोथ आर इमिसिबल, करेक्ट, ओके। और डीबी के बच्चे ड्रॉपर बैच, एक काम करते हैं कि कल का फिजिक्स नहीं रखते हैं ड्यू टू सम रीजन, नेक्स्ट संडे से आप फिजिक्स का क्लास लेना स्टार्ट करूंगा। नहीं, कल सुबह में मेरा ही, संडे का सुबह में मेरा फिजिक्स रहेगा, राकेश सर का, रूटीन के अकॉर्डिंग।